कौशल्या जी, तो मास्टर शेफ में आपको ऐसा क्या लगा, आप में अलग था, आपके खाने में ऐसा क्या अलग था जो बाकियों में नहीं था? राजस्थानी खाने का जो जायका है ना, वो बाकी खानों में कहीं नहीं है। यूट्यूब के लिए एक फ़ोन भी चाहिए, तो मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था। फिर ससुर जी को बोला कि फ़ोन चाहिए इनको, तो वो गए शहर और वो कीपैड वाला फ़ोन ले आए। 1.5 साल के बाद मेरे 7,500 रुपये आए। वो जो $100 कंप्लीट हुए। $100 कंप्लीट हुए और 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे। ये मसालों का कैसे आइडिया आया मन में? काफ़ी हमारे मिलने वाले ऐसे थे जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, तो मैंने सोचा उनसे हम जो पिसाए मसाले लेंगे और अपने ब्रांड नेम से सेल कर देंगे। सीधी मारवाड़ी अब आगे कहाँ जाने वाली हैं? आगे आपका प्लान क्या है? हमारे जो प्रोडक्ट है उनके आउटलेट्स है वो बढ़ाने में लगे हैं। हमारे 20 के करीब आउटलेट फाइनल हो चुके हैं। वीडियो अपलोड करने में कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। अच्छा मुझे ये बताओ, आप बिश्नोई कम्युनिटी से आते हो? जीवों के प्रति, पेड़ों के प्रति, मतलब पर्यावरण के प्रति उनका बहुत लगाव है। मरा हुआ हिरण देख भी लेते हैं ना, तो उनका दाह संस्कार जैसे एक इंसान का कैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। घूंघट से क्या होता है? जब 3री क्लास में थी तब सगाई हो गई थी। 3री क्लास में सगाई हो गई थी जी। एक ऑनेस्टली एक बात बताओगे जी, आपकी नेटवर्थ कितनी है आज? हमारी इस पॉडकास्ट जर्नी में हमारा सिंपल सा मकसद ये है कि हम समाज में कुछ वैल्यू दे सकें। उसी तरह आज के हमारे गेस्ट हैं कौशल्या चौधरी जी। एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, शेफ हैं। जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, जोधपुर के एक छोटे से गांव से मास्टर शेफ तक, और उसके बाद आज वो अपना खुद का सक्सेसफुल मसालों का बिजनेस कर रही हैं। कौशल्या जी के ओपिनियंस बहुत पावरफुल है। अरेंज मैरिज क्यों करनी चाहिए? रिलेशनशिप्स में आजकल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? हमारे समाज क्यों एक गलत दिशा में जा रहा है? हम किस तरह से अपनी पीढ़ी को एक सही दिशा दिखा सकते हैं? क्योंकि ये बिश्नोई कम्युनिटी में रहती हैं, तो बिश्नोई कम्युनिटी का सलमान खान से गुस्सा क्यों लाजमी है? मज़ा बहुत आने वाला है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज कौशल्या चौधरी ऑन सुपर टॉक्स। आप अच्छे बहुत लग रहे हो। थैंक यू सो मच। आपके वेशभूषा के लिए आई थिंक काफ़ी लोग आपको कमेंट करते होंगे। हाँ, बहुत कमेंट भी करते हैं और मुझे देखकर बहुत सी महिलाएं भी इंस्पायर्ड होती है कि आपका गेटअप अच्छा है, आप इस ड्रेस में रख के आप वहाँ तक पहुँचे हो। बाहर कहीं से वो उनके क्वेश्चन भी बड़े फनी रहते हैं कि आप कहीं बाहर जाते हो इसको, फिर आपको ऐसा अजीब नहीं लगता है कि ये ड्रेस पहन के मैं कैसे जाऊँ, इतने बड़े लोगों के बीच में कैसे जाऊँ? तो थोड़ा तो लेकिन मुझे तो प्राउड फील होता है कि हम हमारे कल्चर को लेके साथ में चल रहे हैं। तो वैसा वाला हम देखो ना, जैसे अगर हम राजस्थान की स्पेशली बात करें, जो वहाँ की रानियां थी, उनकी वेशभूषा ऐसी रही है, तो जो राजा ऐसे रहे हैं तो हमें तो और गर्व ही होना चाहिए। बिल्कुल, हम अपने कल्चर पर, चाहे मैं राजस्थान का नहीं, अब जो भी दूसरे जो भी स्टेट है जहाँ के भी है, जैसे देख लीजिए हिमाचल के आप देखेंगे उसकी ड्रेस अलग है, पंजाब की ड्रेस अलग है, तो उनके कल्चर को देखकर, उनकी ड्रेस को देखकर हम पता करते, मतलब पहले से उनके बताए बिना पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं राजस्थान से हूँ। वो जैसे मैं मास्टर शेफ में गई तो भी, मतलब बॉम्बे इधर हम सिटी में खूब घूमे थे, तो लोग मुझे जो पहचान जाते, या तो मेरे यूट्यूब पे कोई लोग मुझे देखते थे, वो आ जाते, अरे आप यहाँ तो अब ड्रेस गेटअप अपना परिचय खुद दे देते हैं। तो इनको है ना छोड़ना भी नहीं चाहिए, मेरा तो मानना ये है। तो बचपन से ही आपको ऐसे रहना पसंद था या बाद में कुछ ऐसा रेवोल्यूशन हुआ, या आपने घर पे ऐसा देखा है? नहीं, घर पे तो मम्मी दादी नानी को वैसे इसी गेटअप में देखा है। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो गाँव में रहते थे। शादी कब हुई? 2013। अच्छा, 12वीं के बाद ही हो गई थी? हाँ, 12th करते ही शादी हो गई थी। तो फिर शादी के फिर दादी सास, दादी ससुर और पूरा गांव का माहौल, तो ये गेटअप तो सब महिलाएं रखती है, मैं नहीं। तो इसी में रहते मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो जब मैंने हिंदी में शुरू किया तो थोड़ा सोचा कि खुद को चेंज करते हैं, लेकिन फिर मैंने राजस्थानी में चैनल जब शुरू किया तो मैंने सोचा कि अपनी रीजनल लैंग्वेज में खाना बना रहे हैं, या अपनी भाषा वो ले रहे हैं और खाना भी वो ले रहे हैं, तो गेटअप भी वो ही लेना चाहिए। तो मैं इसी गेटअप के
सामने आई ऑडियंस के, और उस सभी ने बहुत पसंद Welcome किया। किया। बिल्कुल। और उसमें एक ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। लोगों ने इतनी तारीफ की कि आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैम काफ़ी ना अट्रैक्टिव भी है। हाँ। और देखने में भी हमें खुद बड़ा, जैसे अगर मैं इवन दिल्ली से हूँ, पर देख के मुझे खुद इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम अपने देश की जो संस्कृति है उसको इस तरह से बढ़ा भी रहे हैं। जो देखेगा वो भी तो इंस्पायर होगा। और मेरा मानना है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो कुछ सीखें आपसे, कुछ न कुछ। अगर वो आपको देखकर टाइम अगर उधर दे रहा है ना, तो उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलना चाहिए। वैसा नहीं है कि आया टाइम पास करके चला गया। तो उसमें अगर आप जब सोशल मीडिया पे होते हो तो खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑडियंस को क्या सिखा रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट की बात कर रहे हैं। टाइम पास के लिए वहाँ, और मैं ऑडियंस को बोलती भी हूँ, अगर आपको कुछ सीखने को किसी पर्सन से अगर नहीं मिल रहा है ना, उनको अनफॉलो करो। अच्छा, बोल देता हूँ। बिल्कुल बोलती हूँ कि अगर आप उनसे कुछ सीख ही नहीं रहे हो तो क्यों टाइम पास कर रहे हो। आपका ये टाइम है ना, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जहाँ किसी को भी आप दे रहे हो ना, तो आप सोचिए कि मैंने 5 मिनट किसी के साथ बिताए हैं, तो उनसे मैंने सीखा क्या है। वो चीज़। राजस्थानी में क्या बोलते हो या कैसे स्टार्ट करते हो आप अपनी वीडियोस? राजस्थानी में जीव सबू पहले यूँ रहे कि राम राम सा सीधी मारवाड़ी चैनल माते आप एक बार बड़े स्वागत है। मारा नाम कौशल्या चौधरी, और आज आप फलानी डिश बनावा। तो सब मतलब एकदम अटैचमेंट हो जावे कि भाई हाँ, और देखने वाला ने मतलब यूँ फील होवे कि हाँ सच में कोई घर मुई है जिको मैंने कोई सिखा रही है, हमारे घर वाला है। हाँ, जो जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो उनको थोड़ा अटैचमेंट होता है कि हाँ कोई घर का ही सदस्य है। बाकी जैसे अब एकदम से किसी के साथ हिंदी, अब उनकी रेगुलर भाषा अगर राजस्थानी रही है, एकदम से जाके उनसे हिंदी में बात करेंगे वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा। इंग्लिश में बात करो वो ध्यान ही नहीं देगा आपकी तरफ। तो एकदम रीजनल लैंग्वेज में बोलते हैं तो फिर उनको हाँ इधर कोई अपना कोई बोल रहा है, तो वो अटैचमेंट थोड़ा सा फील करवाता है अपनी रीजनल लैंग्वेज। आपकी स्माइल के पीछे क्या राज है? स्माइल के पीछे ये का काम में बस डूबे रहो, अपने काम में मस्त रहो जितना हो सकता है, और जितना टाइम खुद के काम को दो, और स्किल पे फोकस करो। आज की जनरेशन करती क्या है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपको सीखना क्या है, कितना सीखना, उस पर कभी वो टाइम नहीं देंगे। अब जैसे मैंने YouTube शुरू किया ना, तो मैंने 2 साल तक, मतलब 1.5 साल तक तो मेरे पास 1 रुपया भी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वीडियो शूट बाकी वाले लोग कैसे कर रहे हैं, उनके वीडियो कैसे चल रहे हैं, उनके थंबनेल कैसे हैं, उनके टाइटल कैसे हैं, उनकी एडिटिंग कैसी है, उनका बोलने का तरीका कैसा है, इन चीज़ों पे फोकस किया। तो जब मेरे पैसे नहीं भी आ रहे थे तो मैंने मतलब माइंड में ये था कि हम यहाँ ट्रेनिंग लेना आए हैं, तो 1-2 साल की जो ट्रेनिंग है वो मतलब सीरियसली होके सीखनी है, तभी हम इस यहाँ से कुछ अर्न कर पाएंगे। और वो भी पेशेंस के साथ। तो लोग बोलते थे ये क्या कर रहे हैं, क्या टाइम पास कर रहे हैं। और जब मैंने मसालों का बिज़नेस शुरू किया तो भी मेरे गांव में है फैक्ट्री, उधर मैं गांव में जाती तो मेरे काफ़ी मिलने वाले आते थे फैक्ट्री देखने के लिए, और मुझे बोलते थे आपसे कौन खरीदेगा। तो मैं उनको बोलती थी मैं आपको मसाले दूंगी नहीं। आप बोल रहे कौन खरीदेगा, मैं आपको दूंगी नहीं, आप डबल पैसे दोगे ना तो भी नहीं दूंगी। तो फिर कहाँ सेल करेगी, मुझे जहाँ सेल करना मैं वहाँ कर लूँगी। तो पेशेंस के साथ हमें काम करना होता है। और आज सबको देखो जवाब भी मिल रहा है। हाँ। जहाँ पे फॉलोअर्स नहीं थे आज कहाँ 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ। और कहाँ जहाँ पे लोगों को लग रहा था बिकेगा नहीं, आज कितनी आपने शॉप्स भी खोल ली, अपने बिजनेस आपका इतना बढ़ भी रहा है, विच इज़ अमेजिंग। मैम मुझे ये जानना है कि ये जो आप बातें कर रहे हो, बातें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर ये बातें कोई और करता तो शायद मुझे ऐसा लगता कि क्योंकि वो पला भरा वैसा है, जैसे अगर आप किसी शहर में हो तो एक्सपोजर बहुत अलग होता है। गाँव से निकलकर आपके ऊपर जहाँ पर एक्सपोजर नहीं था, 12th के बाद आप दिल्ली में किसी लड़की को बोलो शादी कर ले, वो ना माँ बाप कहते घूर के देखेगी आंखों में, क्या कर रहे हो, शादी मेरी कर रहे हो। हाँ। और सामने से जवाब भी दे देगी। हाँ, जवाब दे देगी। बिल्कुल। तो आपने 12th के बाद आपकी शादी हो गई,
शादी के एक ऑब्वियसली शादी के बाद एक अलग ही जिंदगी शुरू हो जाती है, बिल्कुल, बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सो वहाँ से यहाँ तक जो आपने जर्नी की है, मैं एक तो जर्नी आपकी थोड़ी जानना चाहता हूँ, और साथ ही में वो हौसला कहाँ से आया? बिल्कुल, देखो गांव का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि एक महिला अगर घर से दुकान पर सब्जी भी लेने जाएगी ना, तो भी आड़ोसी पड़ोसी को पता होना चाहिए, और उनको जानना भी होता है कि ये जा कहाँ रही है, मतलब इतना रहता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू भी किया ना, तो यूट्यूब कब शुरू किया आपने? ये मैंने 17 में शुरू किया था। 17 में? तो मेरे शादी के मतलब 5-6 साल तक मैं ऐसे ही बैठी रही। 13 में शादी थी, फिर 13 में शादी हो गई, मेरी पढ़ाई भी उधर छूट गई। तो 12th के बाद आपने 12th पढ़ाई के बाद की? मैंने मतलब साइंस ले रखा था, वो इनको डॉक्टर बनना था ना पापा का। तो इनको बोला कि मुझे आगे बीएससी वगैरह कुछ करना है, तो उनके लिए रेगुलर कॉलेज जाना होता है। तो दादी सास ने मना कर दिया कि नहीं, घर की है कि वो व्यवहार नहीं जाएगी। हमारे आए हुए मेहमानों की आदर कौन करेगा? तो फिर छोड़ो भाई, जो ससुराल वाले नहीं चाहते हैं तो नहीं पढ़ेंगे। तो फिर लेकिन था ऐसा कि कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसा क्या करें कि घर वाले भी खुश रहे और मेरा भी काम जम जाए। तो इस चक्कर में मैं काफ़ी काम ऐसे मैं ढूंढती रहती, कभी कहीं देखती, कभी कुछ देखती। लेकिन गाँव में भी ऐसा होता है कि हमें कोई इजीली कोई काम मिलता नहीं है। वहाँ तो झाड़ू पोछे का काम भी नहीं मिलेगा। मतलब बच्चों के ट्यूशन को लेकर देख लो, आज से 10-12 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था कि बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। और मैं बात भी करती ना ट्यूशन का, तो भी ऐसा। तो फिर एक दिन मैंने ये आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में यूट्यूब के बारे में। तो वो आर्टिकल एक बच्ची के बारे में था, उनका ये था कि व्लॉग बनाकर डाल रहे हैं। तो मैंने इनसे, मेरे हस्बैंड से बात की कि यूट्यूब होता क्या है। तो इन्होंने कहा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जहाँ वीडियो बनाकर डालने होते हैं। तो मैंने इनसे पूछा ये वीडियो घर पे बैठ के बना सकते हैं क्या? कि कहीं भी बैठ के बना सकते हैं। तो मैंने सोचा ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, घर में बैठ के अगर काम करना है तो बढ़िया है। तो फिर मैंने कहा तो मुझे भी यूट्यूब पे काम करना है। तो वो सोच लिया यूट्यूब के लिए फ़ोन भी चाहिए, तो मेरे पास उस टाइम फ़ोन भी नहीं था। तो फिर ससुर जी को बोला कि फ़ोन चाहिए इनको। तो वो गए शहर और वो कीपैड वाला फ़ोन ले आए। तो उनको बोला कि ये फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन वो स्मार्टफोन चाहिए और वीडियो बनाने हैं। तो फिर काफ़ी कन्विंस किया और समझाया कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, कि नहीं ये कुछ नहीं है, घर में बैठ के जो खाना बनाती है उसी का वीडियो बना के डालेंगे। तो और उस टाइम था क्या कि यूट्यूबर मेरे गांव में तो छोड़ो, भोपालगढ़ इतना बड़ा कस्बा था, वहाँ भी कोई क्रिएटर नहीं था। आज तो हर गली में आपको 4-5 क्रिएटर मिल ही जाएंगे और इजीली घर वालों को कन्विंस भी कर सकते हो कि ये काम कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल था। तो वो क्या बोलते थे? उनका क्या रिवोट आता था? उनका ये था कि वीडियो बनाने से आपको कौन पैसा देगा? इतना पागल कौन है? ऐसा कौन पागल है? दुनिया में ऐसा कोई पागल है क्या कि खाना आप बना रहे हो, मैं खा रहा हूँ, पैसे आएंगे? वो चीज़ थी। क्योंकि वो समझ नहीं थी कि भाई ये भी। अच्छा, ऐसे सोचो तो बिल्कुल ठीक बात है। उनके हिसाब से उनके हिसाब से हमारे वीडियो बना रहे हो, एक जगह डाल रहे हो, पैसा हमारे पास। और फिर कईयों की ये गलतफहमी थी कि शायद हम रिचार्ज करवाते हैं और इनका वीडियो देखते हैं, शायद रिचार्ज वाले पैसे इनके पास तो नहीं जा रहे। वो बड़ा सीन था। मतलब बहुत, मतलब उनको उनके सवाल और कभी जवाब सुन के कभी हैरानी भी होती है और कभी मतलब हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी आता है कि ये बोल क्या रहे। लेकिन वो उनकी समझ थी। ऐसे करके मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। तो वो कन्विंस हो गए थे? हाँ, कि ठीक है, हाँ कर रही है, कर ले। लेकिन 5-6 महीने फिर वो थोड़े रहे सपोर्टिव कि हाँ शुरू किया है तो करने दो। क्योंकि यूट्यूब जब शुरू किया तो डेली रिचार्ज के पैसे उस टाइम मुझे मतलब 1100 रुपए लगते थे। 1 GB डाटा सस्ता, मतलब डाटा सस्ता करने के लिए अलग से रिचार्ज और डाटा खरीदने के लिए अलग से रिचार्ज। वो रिचार्ज बार-बार करना पड़ा। उस टाइम तो रेट भी बहुत ज्यादा था। तो जियो के बाद, जियो से पहले मैंने शुरू किया 6 महीने पहले। हाँ 2017 आप बता रहे हैं। अच्छा। तो बहुत ऐसे डेली कि पापा आज रिचार्ज के पैसे चाहिए, आज पनीर लाना इसके पैसे चाहिए, आज ये सब्जियां लानी है, आज काजू लाने इसके पैसे चाहिए। तो एक जब हम काम करते हैं और कहीं से अर्निंग होती है ना, तो माँ बाप दे देते हैं कि हाँ ठीक है कमा रहा है, आज 5,000 आ रहे तो कभी 10,000 भी आएंगे। लेकिन हमारे 5 पैसे भी नहीं आ रहे थे उस टाइम, फिर भी उन्होंने खूब सपोर्ट किया। ऐसे करते करते 1.5 साल के बाद मेरे 7,500 रुपए आए थे। वो जो $100 कंप्लीट हुए। $100 कंप्लीट हुए और 6 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे मेरे।
6 महीने लगे मुझे। आजकल के क्रिएटर सोचते हैं ना कि 6 दिन काम किए और मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो इस चक्कर में आधी दुनिया तो अब कैसे कैसे कंटेंट डाल देती है फिर। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर हमें एक अच्छा क्रिएटर बनना है, लोगों के लिए उदाहरण बनना है, तो हमें पेशेंस भी रखना होगा और एक सही ट्रैक पे हमें काम करना होगा। आप फॉलोवर्स के चक्कर में क्या क्या बोल देते हो, क्या क्या मतलब काम कर लेते हो जो ना समाज के लिए उचित है, ना घर परिवार के लिए उचित है, ना इस देश के लिए कोई उचित है। आपको देखकर किसी को कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। क्या करोगे इन फॉलोवर्स का बढ़ के, ये भी सोचो आप। मैं काफ़ी क्रिएटर को ये बोलती हूँ कि आप मानो ये हमारे ज़माने में फ़ोन ना आकर हमारे दादी और नानी के टाइम अगर फ़ोन आए होते और हमारी जगह अगर वो होती तो उनको आप कैसा देखना पसंद करते थे। तो आप वैसा ही कंटेंट डालें जैसे आप अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी नानी को कैसे कपड़ों में देखना पसंद करते हो, कैसी भाषा बोलते हुए आप पसंद करना चाहते हो, तो वैसा कंटेंट बनाओ। आप अपने को उनकी जगह रख कर देखो, क्योंकि आने वाली जनरेशन आप ही को देखेगी। जब आपके बच्चे बड़े होंगे, जब आपके भाई बहन बड़े होंगे, जब आपके रिलेटिव आपको देखेंगे, तो चंद फॉलोवर्स के चक्कर में अपनी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। क्योंकि पैसा है वो कमा सकते हैं, लेकिन ये इज्जत बड़ी महंगी चीज़ है। कितना भी मूल्य चुका देंगे तो मिलेगी नहीं। वो बोलते हैं ना, सेहत गई तो थोड़ा बहुत गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन इज्जत गई तो सब कुछ गया। तो अपना चरित्र, अपना व्यवहार ये आप अच्छा रखें। बाकी चीज़ें टाइम से आ जाएगी, नहीं भी आएगी तो कोई उसकी एक मन में गिल्ट नहीं होगी पैदा कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन आप अभी जोश में जो काम कर रहे हो ना इस उम्र में, एक टाइम के बाद आपको पछतावा ज़रूर होगा। मेरा मानना ये। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बिल्कुल। वेरी नाइस। 2017 में आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो गया। उसके बाद आपका चैनल आगे बढ़ा। 1-1.5 साल बाद आपके पास 7,000 रुपये आए। वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा। फिर उसके बाद आपकी जर्नी आगे कैसे गई, आगे गाड़ी कैसे चली? उसके बाद मैं कंटिन्यू हिंदी चैनल पे काम कर रही थी। तो डेली ऐसे ही वीडियो बनाने डालने, कभी किसी को दिखाना, कभी किसी को दिखाना। तो वैसे ही एक दिन बैठी बैठी मैंने मेरी दादी सास को वीडियो दिखा रही थी। तो सिंपल सी सब्जी थी, वही हमारे जो बेसिक मसाले घर के वही उसमें जाते। तो होता क्या है कि हिंदी में जब हम कुकिंग सिखाते हैं तो उसमें टीस्पून, टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर जैसे इंग्लिश वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं। तो उनको समझ नहीं आया कि ये क्या है। जैसे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं। अब वो तो दादी क्या है? ये क्या टर्मरिक पाउडर क्या है? तो मैंने अपने भाषा में बोले हल्दी रो पाउडर है। तो जन क्या सीधो ही पता हो कि नहीं तो ऊट पटांग क्यों बोले। दादी सास बात होती। वहाँ से थोड़ा समझ आया कि हमें हमारे रीजनल लैंग्वेज में चैनल खोल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि तब तक जियो भी आ गया, हर महिला के हाथ में फ़ोन तो था, लेकिन एक ऐसा चैनल नहीं था जिस पे वो इजीली से कुछ चीज़ें बनाना सीख सके। क्योंकि मुझसे जो महिलाएं जो जुड़ी हुई थी गांव से थी, उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज ज़्यादा पसंद करते थे, हिंदी ज़्यादा इतनी समझ आती नहीं है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि हम चैनल एक शुरू करते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज। लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने देखा कि कोई ऐसा चैनल है ही नहीं। तो फिर थोड़ा ऐसा मन में शंका भी थी कि अगर मैंने अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल के अगर मैं कंटेंट बनाऊंगी तो लोग शायद ऐसा सोचेंगे ये अनपढ़ है, गंवार है, या कुछ इसको समझ नहीं आता, तभी ये अपनी लैंग्वेज लेके ऐसे ही शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी हिम्मत करके आ गए कि नहीं एक बार आते हैं। ये 2017 की बात है? ये 19 की।
अच्छा, तो अभी ये तक आप 2019 तक हिंदी चैनल पे काम कर रहे थे, हाँ, खाने की डिशेस बना रहे थे। दादी माँ के इनकाउंटर के बाद 2019 में आपने अपना राजस्थानी भाषा का पहला चैनल मैंने बनाया। किस नाम से? सीधी मारवाड़ी। सीधी मारवाड़ी, ओके। मुझे 1 महीना लगा इस चैनल का नाम डिसाइड करने में और इस पे थोड़ा अपने आप को लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सवाल थे, काफ़ी डाउट थे। एक हिम्मत करके आ गए, इसी गेटअप में आए। तो लोगों ने इतना पसंद किया कि बस मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई सेलिब्रिटी कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे आता है ना, तो उनके एकदम से अगर फॉलोअर्स बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम उसी रेस में लगे थे, फॉलोअर्स बढ़ जाए, लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आए, और वो एकदम से अगर 1 लाख पे चला जाए 1 महीने के अंदर, तो मेरे लिए बहुत वो बड़ा सिल्वर प्लेट भी आ जाए। हाँ, 1 महीने में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट और बहुत बड़ी खुशी की वो बात थी कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर वहाँ तक पहुँची। उसके बाद बहुत सी महिलाएं आई, अपने बहुत से अलग अलग कंटेंट पे उन्होंने चैनल बनाए, अभी भी काम कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने अगर एक कदम बढ़ाया है तो काफ़ी महिलाएं इससे इंस्पायर्ड होके जुड़ी भी है। आज अगर एक भी महिलाएं आगे आती है, मेरे वजह से एक की भी अगर ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फैंटास्टिक। सो आपने अब हिंदी चैनल की जगह आपने राजस्थानी चैनल बनाना शुरू किया। आपका चेहरा भी आया, लोगों को पसंद भी आया, और आपकी वहाँ से जर्नी आगे चलती रही और आप मास्टर शेफ तक पहुँच गई। तो वो जर्नी कैसी रही? मास्टर शेफ में मेरा जो चैनल था उसमें मैं काम कर ही रही थी। उनका कॉल आता सोनी टीवी की तरफ से कि हम यहाँ से हैं और आप ऑडिशन देने के लिए आओगे क्या? इस टाइम जोधपुर में ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई ऐसे ही होंगे, क्योंकि सोनी टीवी हमें क्यों कॉल करेगा, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। और वैसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हमने नहीं किया है कि खाने में कहीं से हमने डिग्रियाँ ली हो या कहीं किसी रेस्टोरेंट में काम किया हो या कहीं बड़ी बड़ी कंट्री के हमने खाने बनाए, वो तो था नहीं। हमने था हमारा रीजनल लैंग्वेज, जो हमारा खाना है, ट्रेडिशनल खाना है, वही बना रहे हैं। तो उसको देखकर कौन हमें अप्रोच करेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। तो फिर उनका वापस कॉल आता कि हम सोनी टीवी से, मैंने हस्बैंड से मेरे बात करवे, तो उन्होंने कहा हाँ उन्हीं से है और हमें ये इतने तारीख को इधर पास में ये होटल है, इधर ही ऑडिशन हो रहे, तो हमें जाना है। वहाँ चले गए। बहुत से लोग आए हुए थे, कईयों का एक्सपीरियंस था, खाने में PhD कर रखी है। कई ऐसे शेफ थे जो 20-20 साल से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। कई ऐसे थे जो 10-10 साल से ट्राई भी कर रहे हैं। सबसे मिले, वहाँ देखा, जाना। मैंने सोचा कहाँ नंबर आएगा इधर, फिर भी देते ऑडिशन। अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है वो बनाया, उनको खिलाया। क्या बनाया था आपने? मैंने उस दिन पपड़ी चाट और खसखस की और मावे की एक मिठाई बनाई थी। अच्छा, मेरे लिए तो लाई नहीं। बिल्कुल, लेके आएंगे आपके लिए। तो उनको वो बहुत पसंद आई थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा 5 दिन के बाद आपको वापस रिप्लाई मिलेगा कि आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते। वहाँ पर 200-250 लोगों ने शायद उस दिन ऑडिशन दिया, और पूरे राजस्थान से लाखों लोगों ने ऑडिशन दिया। तो फिर हम 5 दिन के बाद वापस कॉल आता कि आप सेलेक्ट हो गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि इस मास्टर शेफ में और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से। वो पूरा शो को मैंने देखा और क्या क्या चीज़ें हमें और सीखनी चाहिए आगे जाने के लिए। तो मैंने 10 दिन के बाद फिर हमारे दिल्ली जब ऑडिशन था, मैंने बहुत सी चीज़ें मतलब दिन रात इसी में लगा दी कि आप यहाँ सेलेक्ट हुए तो आगे भी सेलेक्ट होना है। फिर 2 दिन का इधर ऑडिशन था, जज के सामने हमने कुछ बनाया, अलग अलग शेफ के सामने, और भी टास्क दिए, वो सारे कंप्लीट किए। तो उनका 10 दिन के बाद कि आपका वापस जो भी रिजल्ट होगा वो बता देंगे। बाद में हमारा कॉल आता कि आप इसमें भी सिलेक्ट हो गए तो अब बॉम्बे आना आपको। तो ऐसे करके उन्होंने 40 लोगों को, टॉप 40 लोगों को चुना था। तो पूरे इंडिया से, राजस्थान से मैं एक ही थी। वाओ, वंडरफुल। तो वहाँ फिर हमारे 40 लोगों के बीच में कंपटीशन होते होते मैं टॉप 12 तक पहुंची। वाओ वाओ। और अपने वही खाने की मेरा मेरा यही
खाना जो मेरे राजस्थानी खाना था ना, वो ही मेरे प्लस पॉइंट था, मतलब उसी में मैं माहिर थी। बाकी दूसरे राज्य के स्टेट के खाने मतलब मैंने बनाए तो है, लेकिन इतनी जानकारी या डीपली मैंने उन चीज़ों को नहीं सीखा था। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में ऐसा क्या था कि आप पूरे राजस्थान से निकलकर आप ही सिलेक्ट हुए, और इवन आज का जो आपका सक्सेस है, अगर मैं एक चीज़ में पूछना चाहूँ, आपको ऐसा क्या लगता है आप में खास था जो कि आपको बाकियों से अलग बनाता है? आपकी थिंकिंग सब लोगों से अलग बनाती है। आप जो सोचते हो ना, जैसे आज के टाइम में जो सोच रही हूँ, इन फ्यूचर मैं वही बनूंगी। तो मैं जो शादी के बाद जो सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे एक रास्ता मिला काम करने के लिए। काम करना जब मैंने शुरू किया, तो जिस माइंडसेट से शुरू किया कि मुझे ये सक्सेस नहीं चाहिए थी, मैंने इसको अलग लेवल में सोचा था, तो मुझे वो सक्सेस मिलनी चाहिए। तो वो भी मुझे रास्ता मिला। जैसे मैंने सोचा ना, यूट्यूब पे मुझे मेरे लाख ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे मिलियंस में व्यूज़ होने चाहिए, जैसे बाकी चैनल पे हैं, तो वो भी सक्सेस मैंने देखी है वो, और वो मिली है। तो वो पहले हमें अपने माइंड में क्लियर करना होता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। आपका फोकस, आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहले। तो बिना टारगेट के अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। और मास्टर शेफ से जाने के बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इधर के ना तो खाने में स्वाद है, ना मसालों में स्वाद है, जो मेरे घर की एक सिंपल सी चटनी में जो स्वाद है और वो स्वाद मुझे हर घर तक पहुंचाना है। तो वो अगर मैं टारगेट लेके निकली हूँ ना, तो वो चीज़ें मैंने अचीव भी की है। सो मास्टर शेफ में आपको ऐसा क्या लगा आप में अलग था, आपके खाने में ऐसा क्या अलग था जो बाकियों में नहीं था? मेरे राजस्थानी खाने का जो जायका है ना, वो बाकी खानों में कहीं नहीं है। आप जब भी जोधपुर आओ ना, तो एक बार वहाँ की माखनिया जो लस्सी है, वहाँ के मिर्ची बड़े हैं, वहाँ की कचौड़ी है, मावे की कचौड़ी, वो एक बार खा के देखिए। आपको वो वापस याद ना आए ना बार बार, तो बोल देना। सच में हमारा खाना पूरा अलग ही है। और दाल बाटी चूरमा हो, चाहे हमारा खिचड़ा हो, चाहे गलवानी हो, चीज़ें, और बहुत मतलब मोटा अनाज जैसे बाजरा है ना, मिलेट्स में आता है, तो ये खाने मतलब शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। तभी तो हमारे राजस्थान के लोग इतने मजबूत भी होते हैं। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश वैसे तो मेरा राजस्थानी जो भी खाना सभी मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन हमारे जो एक तरफ जो लहसुन की एक चटनी बनती है, एक गर्मा गर्म बाजरी का सोगरा और साथ में दही, उनको अगर खाए तो बस, और ऊपर थोड़ा सा घी डाल के। ओके। अच्छा, अगर आपको मैं एक टास्क दूं कि 1 मिनट में कोई रेसिपी बतानी है आपको, तो बता पाओगे? यस। बताओ फिर, कोई 1 मिनट में कोई भी आपकी फेवरेट रेसिपी। माखनी लस्सी बना दो आप, दही लो, अच्छा सा मतलब हैंग करके रख दो, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जितना मीठा आपको चीनी वगैरह चाहिए उतना डाल दो, खाओ अच्छे से। हो गया? अच्छा। ड्राई फ्रूट में आपको जो जो पसंद है वो खूब भर भर के डालो, केसर डाल दो, दूध वाली केसर। मास्टर शेफ हो गया, अब आप वापस आ गए, ये मसालों का कैसे आइडिया आया मन में? मसालों का तो ऐसा था कि मैंने पहले तो ऐप मैंने मेरा, और ये कौन से साल की बात है अभी? अब कौन सा साल आ गया? मसालों ये मास्टर शेफ में, मास्टर शेफ के बाद जब आप 2023, अब आप सोच रहे हैं कि मैं मसालों के बिजनेस में जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा ऐप मैंने बनवाया था, जब टिकटॉक चल रहा था ना, तो उस पे मैंने भी मेरे काफ़ी कंटेंट वगैरह डाले थे, और उस पर मेरे काफ़ी फॉलोअर्स थे अच्छे खासे, 5-7 लाख शायद होंगे। तो उस टाइम एकदम से टिकटॉक जब बंद हो गए ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस दिन यूट्यूब बंद हो गया उस दिन हम क्या करेंगे। तो आप डरा रहे हो मुझे। तो थोड़ा ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा मतलब खुद का ही प्लेटफॉर्म बना लें, जो मेहनत हम यूट्यूब पे कर रहे हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जो इधर जो हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है उनको उधर कन्वर्ट करेंगे हम। तो ऐप बनाने के लिए मैंने दिया, किसी को 1 साल के बाद जिसको मैंने ऐप बनाने के लिए दिया उसने पैसे भी खा लिए,
और मेरा टाइम भी वेस्ट किया। तो फिर लगा कि नहीं, इनसे नहीं हो रहा तो किसी दूसरे से करवाते हैं। फिर मैंने किसी दूसरे को दिया, तो 2 साल उसने भी टाइम लगा दिया। मेरे ऐप पे ये था कि एक तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, प्लस अपना जो कंटेंट बना रहे हैं, जो भी हमारी रील्स है, जो पोस्ट है और जो वीडियो है, वो तीनों उधर डालेंगे। तो ये पूरा कस्टमाइज ऐप था कि ऐसा नहीं किसी का बनाया और उसके चेंजेस किए और लेके घर आ गए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ऐप को कैसे देखना है, कैसे करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप देखो इसमें कोई बग वगैरह या आप क्या चाहते हो और इसमें ऐड हो। तो वो चीज़ें मुझे मालूम थी नहीं कि भाई कैसे चेक करते हैं। तो फिर थोड़ा ये इशू आया कि हमें एक तो अलग से ऑफिस डालना है, स्टाफ बिठाना है। अब बग चेक करे कौन, मुझे तो पता नहीं। तो फिर हमने एक स्टाफ हायर किया, उसको रखा। तो ऐसे करते करते हमारे तब तक मैं मास्टर शेफ में भी चली गई और इधर मेरा ऐप भी धीरे धीरे कंप्लीट हो गया। तो फिर उधर से मैंने आने के बाद सोचा कि अब हमने जो ऐप हमने बनाया है तो उस पर जो डिसाइड नहीं था कि क्या सेल करेंगे, अब मसाले ही सेल करेंगे उधर। तो फिर उधर से आने के बाद मैंने मशीनरी पर मतलब परचेज की, फिर रॉ मटेरियल वगैरह, फैक्ट्री बनाई अपनी उधर गांव में, प्रोडक्शन उधर शुरू किया। ये 2023 में ही हो रहा है। ये मैंने मार्च में महिला दिवस पे मैंने अपना ऐप और ये वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर दी थी। तो फिर मसाले बनाएंगे, लेकिन जब मसालों के लिए मैंने काफ़ी हमारे मिलने वाले ऐसे थे जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, तो मैंने सोचा उनसे हम जो पिसाए मसाले लेंगे और अपने ब्रांड नेम से सेल कर देंगे। लेकिन जब वहाँ देखा ना, तो कई लोग तो ऐसे थे कि वो फैक्ट्री में जाना अलाउ ही नहीं करते थे। अच्छा। तो मैंने वही उनको पूछा कि हम बिजनेस के लिए साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको लंबे टाइम से आपसे मैं मसाले खरीदूंगी, आगे सेल करूंगी, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। भाई आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो पता तो करोगे ना पैसे देकर, या कैसे बन रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप लो चाहे मत लो, हम फैक्ट्री में आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर उधर से मैंने मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ जोल मोल है जो हमें ये बता नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, तो जब तक कोई चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती तो फिर जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर सोचा कि हम जो ऑडियंस हमारे ऊपर विश्वास करती है, अगर वो चीज़ हम ओरिजिनल नहीं देंगे तो फिर उनके साथ धोखा ही हुआ। तो फिर छोड़ो इनको, ज़्यादा बजट भी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि हम जो भी मसाले हैं जो बाकी कंपनियां बनाती हैं उनसे हम अलग बनाएंगे। बाकी जो पल्वराइजर से पीसते हैं ना, तो हम उन बड़ी मशीनों का प्रोजेक्ट नहीं लगा कि उसमें बहुत पैसा लगता है, 2-3 करोड़ होता है तब जाके पूरा सेटअप होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं था, हमारे तो वो 5-7 लाख या 10 लाख तक रनिंग में आ जाए, इतना ही था। तो फिर सोचा कि हम ट्रेडिशनल तरीके से हम गट्टियाँ लगाते हैं और गाड़ी के लिए कोल्हू लगाते हैं, उसी से ऑयल निकालेंगे और अपनी ब्रांड नेम से ही सेल करेंगे। चाहे हमारा प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही करेंगे, लेकिन अच्छा करेंगे। और बहुत बड़ा लेवल पे नहीं करेंगे, छोटे लेवल से शुरू करते हैं, बड़ा तो धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे हो जाएंगे। और क्वालिटी रखेंगे तो कस्टमर अपना पाएंगे। तो ऐसे करके हमने शुरू किया। और इनॉग्रेशन हमने कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं रखा, घर पे ही पीछे अलमारी में मसाले जमाए, बोतलें जमाए, एक पर्दा लगाया और वहाँ लाइव आके अपने प्लेटफॉर्म पर सब लोगों को बता दिया कि ये हमारे मसाले हैं, ये तेल है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और उसी दिन हमारा ऐप का और वेबसाइट का इनॉग्रेशन कर दिया हमने। वाह। फिर उसके बाद ये लॉन्च तो हुआ। हाँ। अब लॉन्च के बाद कैसा रिस्पॉन्स आया? जिस दिन मैंने लॉन्च किया उसी दिन मेरे 100 ऑर्डर आ गए थे। ओहो, कितनी खुशी हुई होगी। बहुत बड़ी खुशी। और जब लोगों के पास मेरे प्रोडक्ट पहुंचे और उन्होंने यूज़ किया ना, तो इतना वो धन्यवाद दे रहे थे फ़ोन कर करके कि सच में आपने कुछ हमें चीज़ दी है। और हम इस ऑयल और मसाला को देखकर अब मतलब थोड़ा फील हो रहा है कि जो बचपन में खाया वो अभी वापस टेस्ट किया है। फीडबैक आने लगा। हाँ, फीडबैक जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारा, और रिपीट हमारे पास जब ऑर्डर आने लगे 5-5 किलो 10-10 किलो के आने लगे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा डर था कि बड़ी कंपनियां अगर 100 ग्राम में बेच रही है तो हम 200 ग्राम का बना देते हैं पाउच, इससे बड़ा तब क्या बनाएंगे। तो हमने 200 ग्राम में
बना और दिया। उसकी हाँ मसालों की पैकेजिंग हमने बना के भेजे। तो रिपीट जब ऑर्डर आए वो 5-5 किलो के आने लगे। तो कभी किसी को 50 पाउच भेज रहे हैं, किसी को 30 पाउच भेज रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही थी। तो फिर हमने पैकेजिंग भी बड़ी 1 किलो में बनवाई और सबका मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत थैंक्स बोलते हैं कि आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, एमडीएच जैसे ये भी मसाले बना रहे हैं, तो यार ये भी तो टक्कर में है, ऐसा कभी मन में आता है? नहीं, मैं किसी की मतलब ऐसे कंपटीटर को मैं नहीं देखती। मैं अपने कस्टमर को देखती हूँ, अपने काम को देखती हूँ। जहाँ हमारा फोकस होगा ना, हम वहीं काम कर पाएंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम हमारा काम कर रहे हैं। बहुत सारी औरतें आपको देख रही हैं, वो आप सोचो अभी गांव में बैठी हैं, वो सोच रही हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले। आज आपको देख के वो भी ऐसे हंस रही होंगी यार कि यार हमारी बहन इतनी आगे चली गई। उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको यही कहूँगी, आप हिम्मत करके एक कदम बढ़ा दीजिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। एक कदम आप मतलब फर्स्ट स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। चाहे काम करने के लिए, चाहे बिजनेस में आने के लिए हो, चाहे जॉब पे जाने के लिए हो, चाहे कुछ भी करने के लिए, अगर आप एक स्टेप बढ़ाने की हिम्मत अगर आप में है ना, तो बाकी के जहाँ तक आपकी मंजिल है ना, वहाँ तो ऑटोमेटिक आप पहुँच जाओगे। जब यूट्यूब मैंने शुरू किया तो उसके बाद मेरे पास कितने रास्ते खुल के आए। अगर मैं शुरू ही नहीं करती या 6 महीने काम करके बंद भी कर देती ना, तो मेरे दिमाग में शायद यही रहता कि मुझे कितना भी अगर लोग बोलते ना कि यूट्यूब पे पैसे आते, मैं कभी नहीं मानती, जिंदगी भर नहीं मानती। अब तो मानता? अब मानते क्योंकि पेशेंस के साथ काम किया ना उस पर। तो काम एक दिन में शुरू करने से आपको सेम डे या नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिले कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 1 साल 2 साल 5 साल देने ही होंगे उस पर। तब जाके आपके पास इतने नए नए रास्ते आपके सामने आएंगे, आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे मुझे कौन सा चुनूं। मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ गई। राइट। इवन मैं अगर बताऊं, जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरी भी बहुत ही ऐसी थी। मैंने सारी वीडियोस बनाई, फैशन के ऊपर बनाया, स्किन के ऊपर बनाया। मेरे स्किन में पिंपल नहीं था तो मैंने क्या किया, ऐसे कुछ किया करके और यार थंबनेल में देखो आपका पिंपल हटा देंगे। तो मैंने भी जितनी नीश हो सकती हैं मैंने सोचा कि फैशन कर लेता हूँ। पंजाब में गया, मेरे घर वाले नानी के पंजाब में है, तो वहाँ पे मामा वगैरह हैं, उनके कपड़े लिए। मैं कहा कि सबका थोड़ा एक लूज स्टाइल दिखाऊंगा कि ऐसे अलग अलग फैशन के, स्किन के, किसी को रिएक्शन वीडियोस। मैं कहा क्या ऐसा होगा कि, पर मैं आप मानोगे कि मैंने 3 से 4 साल वीडियोस बनाता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो रही है। बट मुझे यही फील हुआ कि प्रॉब्लम आती है कि हम सेम गलती को रिपीट ही करते रहते हैं। और जब आपको समझ आता है कि मैं ये कर रहा था, आपको फिर मतलब अब मैं उसको पीछे देखता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वो जर्नी ना लेता तो आज मैं एक सही स्टेप ना ले पाता। जैसे आप जो बता रहे हैं कि पहला स्टेप जो आप लोगे वो आपको उस जर्नी में लेकर जाता है और फिर धीरे धीरे आपको अपनी जर्नी से ही समझ आता है कि आप गलती क्या कर रहे थे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल। अब बार बार होता क्या है कि क्रिएटर करता है कि एक दिन डांस करेगा दूसरे दिन वो जाएगा फैशन पे करेगा, तीसरे दिन जाएगा पब्लिक रिएक्शन पे जाएगा, और चौथे दिन घर पे बैठ के कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। 5वें दिन रोएगा, कुछ हो नहीं रहा। तो यही गलती है। आप मतलब एक पहले खुद का इंटरेस्ट ढूंढिए कि मुझे कौन सा काम करने में मतलब खुद को खुशी मिलती है। राइट। वो चीज करिए। अगर उसमें आपको खुशी मिल रही है ना, तो उस चीज को लंबे टाइम तक कर पाओगे। नहीं तो आप 1 साल 2 साल झेलने के बाद छोड़ दोगे। और मतलब काम को है ना, जब तक आप मतलब एंजॉय में नहीं लोगे ना, लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे उस चीज को। एक ऑनेस्टली एक बात बताओगे जी, आपकी नेटवर्थ कितनी है आज? ये वो बोलते हैं ना, धन दान और वजन।
जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है। नहीं, आजकल तो वो ट्रेंड है ना कि वैसे कि इतनी इनकी नेटवर्थ है तो काफी लोग बड़े इंस्पायर होते हैं कि यार अच्छा वहां तक हम भी पहुंच जाएंगे, पर आप इसको थोड़ा सा गुप्त रखना चाहते हो ना। जी, नहीं, अच्छी चीज है। मैं बोलते हैं हमारे घर वाले कि धन दान भोजन जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छा है, उतना बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस पूरी सफर में चैलेंजेस भी तो आए होंगे, प्रॉब्लम्स भी बहुत आई होंगी। बहुत। सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम लगी आपको? सबसे बड़ी स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पे वीडियो डालने थे ना, इंटरनेट का बहुत दिक्कत था। फिर उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढा, जो खेजड़ी अंकोड़ा होता है ना, जिसको मतलब डालियाँ छांगने के लिए काम कर लिया जाता है, बॉम्बू, उसको घर के ऊपर मतलब उसके ऊपर भी काफ़ी हमने जुगाड़ किया था कि चारों तरफ वो एल्यूमिनियम के वायर लगा के तार बांध के, ताकि हमारा वो नेटवर्क पकड़ता रहे। तो काफ़ी लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं कि घर के ऊपर लगा क्या रखा है छतरी जैसा। उसमें डोंगल लगा के वाईफाई कनेक्ट करते, और वीडियो अपलोड करने में कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। अभी तो 6 मिनट में अपलोड हो जाता है, तो 5-6 घंटे। कभी बड़ा वीडियो, अगर उस टाइम डर लगता है कि वीडियो बड़ा बन गया तो उसको अपलोड कैसे करेंगे। वीडियो तो बन गया, डलेगा कैसे? तो उसको कभी वीडियो को मतलब 2 मिनट या 5 मिनट से ऊपर तो हम सोच ही नहीं सकते कि इससे बड़ा वीडियो बनाएंगे। अगर बन जाता है तो उसको चढ़ाते ही भी नहीं थे, क्योंकि इतना बड़ा ना तो हमारे पास इतना डाटा है कि उनको चढ़ाए, क्योंकि डाटा फिर खरीदना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और ना रेंज पकड़ती है कि ये फटाफट अपलोड हो जाए। तो 6-7 महीने जब तक जियो नहीं आया ना, इतनी दिक्कत थी डेली की, ये परेशानी कि वीडियो बनाना आसान है, इसको अपलोड करना उससे भी मुश्किल है। और जियो आने के बाद मैंने 4-5 सिमें खरीद ली। एक में डाटा खत्म, दूसरी सिम डालो, दूसरी में खत्म, तीसरी सिम डालो, उसके बाद थोड़ा काम आसान हो गया। ऑलराइट। सो आपने जो जर्नी अपनी मैप करी है, पहले कुछ नहीं था और इस पूरी जर्नी में आप चले हैं, और ऑब्वियसली जब भगवान की कृपा से पैसा आता है, इंसान के अंदर डिजायर्स भी होती हैं कि मैं ये लेती हूँ, अपने आप में भी किसी को कुछ गिफ्ट करती हूँ। तो जब आपके पास वो पैसा आया, उसके साथ आपने पहली बार क्या किया? मैंने यूट्यूब चैनल पे काम करके मतलब 3-4 साल हो गए। जब मैंने ये मतलब 3 साल हुए समथिंग जब मैं काम कर रही थी। उसके बाद कोरोना आया। तो जब भी मेरे पास पैसे इकट्ठे होते हैं ना, तो मेरा ज़्यादा यही रहता है कि मैं किसी की सेवा में लगा दूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा इकट्ठा करके पास में रखते जाओ। आज भी नहीं रहे। तो उस टाइम जब कोरोना आया था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने कहा कि भाई फंड में कुछ लोग भामाशाह लोग आगे आए, तो मेरे पास सेविंग थी। मतलब मैंने जब लैपटॉप भी ले लिया, मेरे पास अच्छा कैमरा भी था, स्टूडियो लाइट वगैरह सब चीज़ें थी। उसके अलावा मेरे पास 1 लाख की सेविंग थी। कोरोना के टाइम मैंने जाके मुख्यमंत्री सहायता कोष में डाल दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि 1 लाख की सेविंग है मेरे पास और ये भी इधर ही दे रहे। क्योंकि लाखों करोड़ों अगर किसी के पास होते हैं और उसमें से अगर वो कोई दान दे देता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद के पास खर्चे निकाल के सेविंग ही 1 लाख उसके पास है और वो दे देते, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर। अच्छा, और जब मैंने 1.5 साल के बाद यूट्यूब पे काम करने के बाद 7,000 रुपये भी आए ना, वो भी मैंने, मेरी जो फर्स्ट अर्निंग थी वो मैंने गायों के दान में दी थी। और जब ये सिद्धि मारवाड़ी मैंने चैनल शुरू किया, इसकी मेरे 1 महीने की 1 लाख से ज़्यादा मेरे पैसे आए थे। वो मैंने सारे बांट दिए लड़कियों को। वाह। मैंने घर में खर्च नहीं किए। कुछ अपने पे कभी पैसे लगाते हो? नहीं। कुछ तो खरीदते हो गए? नहीं, कुछ नहीं। आज तक मैंने कुछ नहीं खरीदा ऐसा कि भाई अलग से मुझे ये पहनने के लिए ये ज्वेलरी चाहिए। मतलब जैसे मैंने जिस दिन से शुरू किया ना, वही ज्वेलरी है मेरे पास। और अलग से मैंने कभी ऐसे कपड़े, मतलब मेरे इनॉग्रेशन हुआ था मेरे स्टोर का, सिद्धि मारवाड़ी का, तब मैंने मेरे खुद के पैसों से ड्रेस लाई थी। और उसका बाकी ना, मेरे जब मम्मी करवा देती ड्रेस, मौसी दे देती है, या नानी के घर जाते हैं तो वो दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत सी शॉपिंग करनी है
और कई लोग मुझे बोलते भी है कि अब तो आपके पास इतने पैसे हैं तो ऐसी ऐसी ड्रेस अलाओ ना, लेकिन वो शौक नहीं है मेरा। मैंने कहा मेरे ना कपड़ों से नहीं पहचानेंगे, महंगे कपड़ों से नहीं पहचानेंगे, मुझे मेरे काम से पहचानेंगे। तो वो इतने बड़े वो मेरे शौक है ही नहीं कि मैं खरीद के इकट्ठा करूं। बस जो है जिससे चल रहा है अच्छा है। आपने इन्फोसिस का नाम सुना है? तो इन्फोसिस जो उनकी फाउंडर है सुधा मूर्ति जी, तो $1 बिलियन कंपनी है। हाँ। सो उसमें एक ऐसा वो किस्सा बता रही थी कि जब मेरे हस्बैंड के पास उनको जब जॉब शुरू करनी थी तब कुछ पैसे नहीं थे, बट मैंने उसको बिना बताए, अपने पति को बिना बताए कुछ मैं पैसे सेव करती थी। और जब उसको वो कंपनी शुरू करनी थी तब मैंने उसको अपनी वो 10,000 रुपये कुछ ऐसी सेविंग थी जो उसको पता नहीं था और मैंने उसको दी, और उस 10,000 से आज लाखों करोड़ों रुपए हमने कमा लिए। तो ये औरतों की क्या आदत है सेविंग की, जैसे आपने भी बोला सेविंग की, तो ये औरतें करती हैं चुप चुप के? हाँ करती। और मैं भी मेरे हस्बैंड को बिना बताए, मतलब उनको पता नहीं होता कि इनके पास इतने पैसे होंगे भी, कभी ऐसा स्टेप ये ले लेते हैं कि यहाँ रिक्वायरमेंट होती है कहीं से उधार लाना होगा, तब मैं वो निकाल के देती हूँ कि अब ये लीजिए। तो ये बोलते भी है कहाँ से आते हैं, मुझे तो पता है कि ये इतने आए लेकिन फिर भी एडवांस में। तो ये सही, मतलब ये महिलाओं की एक अलग से भगवान ने कुछ बना के भेजा ना। बिल्कुल। इसीलिए तो घर की लक्ष्मी बोलते हैं। लक्ष्मी के पास कोई पैसों की कमी कैसे आ सकती है? राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, आप बिश्नोई कम्युनिटी से आते हो? मैं जाट कम्युनिटी से आती हूँ, पर मेरा जो गांव है उसमें बिश्नोई रहते हैं, बिश्नोई समाज रहते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। तो बिश्नोई और जाट का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ। तो मुझे आप ये बताओ कि बिश्नोई समाज और सलमान खान का क्या चल रहा है? उनका वो अलग ही मैटर है। और कभी कुछ बात तो होती होगी आपके गांव में, कुछ तो होता होगा यार आजकल ये चल रहा है। वो ऐसा है कि हमारे उधर क्या है कि जीवों को, मतलब जो भी वन्य जीव है या पेड़ पौधे हैं, उनको बहुत ऐसे, मतलब पर्यावरण से बहुत अटैचमेंट है उनका। अच्छा, पूरी कम्युनिटी उनके साथ, हाँ उनके साथ अगर वो लोग देख रहे हैं और आप उनके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते। अच्छा। उनको परेशान करने की हिम्मत आप नहीं कर सकते। ओके। अगर वो कर रहे हो तो शायद आपको नुकसान है। ऐसा। तो वो जीवों के प्रति, पेड़ों के प्रति, मतलब पर्यावरण के प्रति उनका बहुत लगाव है। तो ये एक रिलीजियस एस्पेक्ट है या एक? हाँ, उनके धर्म में है। अच्छा, ओके। खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटना, और वन्य जीवों को, मैं खास तौर से हिरण को, वो अगर कहीं मतलब ऐसे मरा हुआ हिरण देख भी लेते हैं ना, तो उनका दाह संस्कार जैसे एक इंसान का कैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। ओके। उतनी रेस्पेक्ट है उनके धर्म में। ये चीज़, तो उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो पता लग रहा है, सबको पता लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो लड़कियां छोटे कपड़े डाल के डांस करती हैं, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनके मम्मी पापा, उनका घर वाले परमिशन देते हैं तो बेझिझक होके करिए। पर आपको क्या इसमें, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ये मानना है कि आप, अगर आपको कुछ करना ही है इस दुनिया में, अपना नाम कमाना है या दुनिया कुछ जो आपसे जुड़े हुए लोगों को कुछ करके बताना है, तो अच्छे काम करिए ना। तो डांस करना अच्छा काम नहीं, डांस करना अच्छा काम है ना। आप भरतनाट्यम सीखिए, आप हमारे मतलब राजस्थान का जो घूमर है, बहुरी नृत्य है, चौरी है, मतलब उनका अब तो फिर भी काफ़ी लोगों ने ये कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं फैशन के चक्कर में। लेकिन आप जो स्टार्टिंग से जो हमारे जैसे डांस थे, अलग अलग जो भी मतलब राज्य में अलग अलग, जैसे मेघालय में अलग डांस होता है, आसाम का अलग है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो अलग है। हाँ, उनकी ड्रेस देख के ना आप छोटे थोड़ी थे। तो आप डांस के नाम पर ये जो कर रहे हो ना कि नाच रहे हैं इसीलिए छोटे चाहिए, नहीं।
अब साड़ी में रख कर भी आप पूरा अपने कल्चरल ड्रेस पहन के उसमें डांस नहीं होता है क्या? वो लड़कियां कहती है ना, माई बॉडी माई चॉइस। लेकिन जवाब देने वाला नहीं है ना। थोड़ी तो ढील घर से मिलती है। अब मैं कुछ करूं सोशल मीडिया पे तो पहली तो सहमति शायद मेरे परिवार से होगी, तब मैं जाके वहाँ काम करूँगी, ऐसा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर दूसरी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार आप दे दें। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी जब आता है एकदम इतनी भीड़ हो जाती है, कोई हमारे देश के लिए मेडल लेकर आता है, उसके लिए 5 लोग भी नहीं जाते। कभी आपने इस बारे में सोचा कभी? यही तो है ना, और ये सबसे बड़ा सोचने का विषय भी है। आजकल जैसे लोग हैं ना फेमस हो रहे हैं ना, तो उनके लिए जैसी भीड़ जमा होती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा देश का भविष्य किधर जा रहा है। क्योंकि आने वाली यही तो पीढ़ियां हैं जो देश को संभालेगी। इन्हीं के तो हाथ में होगी हमारी सोसाइटी कैसी होगी, हमारा कल्चर कैसा होगा, हमारा देश किस दिशा में जाएगा। तो ये तो आने वाली जनरेशन ही डिसाइड करेगी। तो आने वाली जनरेशन को हम सिखा क्या रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें खुद को सोचनी होगी कि हम मतलब किस तरफ जा रहे हैं। हम उन चीज़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो वाकई में कोई मेहनत कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहा है, देश के लिए मेडल लेके आ रहा है, देश के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, या समाज के लिए कोई आगे आकर काम कर रहा है। उनको हम थैंक्स नहीं बोलते। हम थैंक्स किसको बोलते हैं? बॉडी पार्ट्स किसी ने दिखा दिए, मटक के किसी चल लिए, किसी ने 4 गाली निकाल दी, किसी ने गेम का प्रमोशन कर दिया। हम आइडल तो उनको मान रहे हैं। तो ये आज तो हमें फील नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले 10 साल या 20 साल के बाद हमें पता चलेगा कि हम जाग किधर रहे। वेरी वेल पुट। ऑस्ट्रेलिया में मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से नीचे उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। अभी जस्ट रिसेंटली ये चीज़ हुई है। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए आप तो बहुत कुछ बैन कर दोगे। सबसे पहले आपके क्या 3 स्टेप्स होंगे, बताओ, देश का कल्चर बचाने के लिए, या आपके ओपिनियन से जो आपको लगता है सख्त ज़रूरत है? आज के टाइम मैं 3 बैन बच्चों को है ना सोशल मीडिया से दूर रखकर उनको गेम्स की तरफ, अपने कल्चर की तरफ, उनकी स्किल आगे कैसे बढ़े, वो आगे जाके अच्छा डॉक्टर कैसे बने, अच्छा वैज्ञानिक कैसे बने, अच्छा लीडर कैसे बने, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, न कि अच्छा गेम खेल सके। बच्चों को जो हम सिखाएंगे वही तो बनेंगे ना। सेकंड ये है कि जिन क्रिएटर से अगर किसी फॉलोअर्स को सीखने को नहीं मिल रहा है ना, उनको सोशल मीडिया पे रहना भी नहीं चाहिए। चाहे बुरा लगेगा, मतलब बहुत लोगों को लगेगा, लगना भी चाहिए। भाई आप 2 मिनट चल लिए, 4 मिनट बैठ गए, 1 मिनट कुछ खा लिया, रील डाल दी, क्या है उसमें? आप अपने अच्छे विचार लिखो ताकि देखने वाला या पढ़ने वाला कुछ सोचे, उस लाइन को देखकर सोचे। लेकिन इन चीज़ों पे हम काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं कि मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएं और जितना टाइम पास मेरा खुद का तो हो ही रहा है, मैं दूसरों का करूं। और जैसा हम प्रकृति को, समाज को, लोगों को देंगे ना, वैसे ही हम बन जाएंगे। ये चीज़ें बाद में फील होती है कि हमसे जुड़े हुए लोगों को हमने क्या दिया। अभी तो नहीं पता चल रहा है कि ये ठीक है, मजाक में टाइम चल रहा है,
लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें लोगों को भी रियलाइज़ होगी 10 साल के बाद, जो आपसे जुड़े हुए हैं, कि मैं साला 10 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सीखा क्या इससे। लेकिन ये फिर वो टाइम भी बीत जाएगा, पछतावे के अलावा ना तो क्रिएटर के पास कुछ बचेगा, ना ही फॉलोअर्स के पास। तो इससे बेटर है कि इन चीज़ों को छोड़ के, अब भी छोड़ के, इसी टाइम इस चीज़ को साइड में रख के, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, आप कुछ काम कर रहे हो तो काम पे फोकस करो, आप कुछ गेम्स पे आपका है तो आप उनको खेलो, उसमें माहिर बनो, उसमें ऐसा बन जाओ कि आपके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। जितनी हो सकती है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते इतने परफेक्ट बन जाओ कि आप जैसा और कोई दूसरा बने ही ना। लेकिन ये चीज़ें हम करते कहाँ हैं, क्योंकि इसमें पेशेंस रखना होता है, टाइम देना होता है, एंजॉय को भी साइड में करना होता है, लेकिन ये कर नहीं पाते। आप भगवान में मानते हो? बिल्कुल। क्यों मानते हो भगवान में? इंसानों के सामने रोने से अच्छा है भगवान के सामने जाके प्रार्थना की जाए, क्योंकि इनके सामने अगर कुछ गिड़गिड़ाओगे तो मजाक बनेगा। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करोगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। अपनी दुख तकलीफ जितना हो सकता है इंसान को अपने खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। मेरा तो मानना है कि अपने परिवार वालों को भी ना बताएं। हमारे बीच में अगर कभी कुछ होता भी है ना, मैं मेरे हस्बैंड के अलावा किसी आदमी को कुछ नहीं बताती। मतलब मम्मी पापा को, भाई बहन को भी एहसास नहीं होने देते हैं कि हम कोई परेशानी में हैं या नहीं है। मतलब इतनी गुप्त आप रखें। और आजकल होता क्या है कि थोड़ा सा अगर कुछ आता है कि सोशल मीडिया पे आके रोने लगते हैं। भाई कर क्या रहा है, तेरा मजाक ही बनेगा, वहाँ सॉल्यूशन नहीं है। खुशी है आपकी, कुछ अचीवमेंट है, लोगों को दिखा दीजिए, और वो वैसे भी आ जाएंगे तालियां बजाने के लिए। लेकिन आपके पास गम है, आपके पास कोई दुख है, कोई तकलीफ है, वो लोगों को बताएंगे ना तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, वहाँ मजाक है सिर्फ आपका भी और आपके प्रॉब्लम्स का भी। जितनी ये चीज़ें हो सकती है कि अपने तक ही सीमित रखें और खुद जितना सॉल्व कर सकते करें। राजस्थान में मंदिर भी बहुत फेमस है। राजस्थान, थान ही पीछे इसीलिए लगता है, थान। हर घर में। सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जोधपुर का? जोधपुर पे कोई आए तो बताओ, कैसे घूमेगा? माता जी का मंदिर। माता जी का। और वहाँ किला है फेमस देखने के लिए। मंडोर उद्यान है, कायलाने झील है, घंटाघर है, मार्केट, बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। और अंदर पूरा वो ब्लू जैसे ब्लू सिटी बोलते हैं ना, वो देखना है तो मेन सिटी में जाइए। अच्छा, हमारे जोधपुर की अपना पूरी वर्ल्ड फेमस है। वहाँ के लोग अगर किसी से आप रास्ता पूछ भी लोगे ना, तो जहाँ आपको जाना वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए चले जाएंगे। हम इतनी अपनाइत रखते। और कई बड़ी सिटी में तो ऐसा होता है कि हम कहीं का एड्रेस भी पूछते हैं ना तो 10 रुपए लगेंगे मैडम जी। ये हालत होती। हमारे जोधपुर की अपनाइत वर्ल्ड फेमस है। मतलब वहाँ आने वाले मेहमान को भगवान माना जाता है और उस तरह उनकी सेवा चाकरी की जाती है। अच्छा, शहर में और जैसे आपने बताया कल्चरल डिफरेंस है शहर और गांव में, या शहर और आपकी सिटी में, तो इसके अलावा आपको क्या क्या मेजर डिफरेंस लगता है शहर में और गांव में? गांव का जो सुकून है ना, वो शहर में नहीं है। हम भी अगर कहीं कभी कभार ऐसे काम से, मतलब
महीनों कई 2 महीने कई मतलब लगे हुए हैं काम में, तो थोड़ा सा चाहिए कि अब रिलैक्स फील करें, तो उस टाइम गांव चले जाते हैं, फैक्ट्री पे चले जाते हैं। पहले हमारे जहाँ ट्यूबवेल थी, अभी वो बंद कर दी, उधर जाते हैं, पौधे लगे हुए हैं, सब्जी लगी हुई है, उसमें लग जाते हैं। एक्स्ट्रा जो घास है उसको निकालेंगे, इधर पत्थर रखे हैं उसको वापस उधर रखेंगे, कुछ अच्छा सा सजाएंगे। अभी तो जो मसाले पीसते हैं तो उनको पैक करने में लग जाएंगे, उसी जो हमारे डेली जो काम करते हैं उन्हीं के साथ। तो अलग ही रिलैक्स फील होता है वहाँ जाके। गांव में हमारा मंदिर है भगवान जी का पहाड़ी पे, उधर चले जाएंगे, उधर की वो ठंडी ठंडी हवा, मतलब 1 घंटा ऐसे ही बैठ जाएंगे और मन भी नहीं करता है कि वहाँ से उठ के वापस शहर जाएं। लेकिन मजबूरियाँ है, काम है, तो वो वापस लेके खींच के लेके आते हैं। बाकी गांव को आसानी से कोई नहीं छोड़ना चाहता। मेरा मानना है कि अगर गांव में कुछ काम मिल जाए ना, कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलना चाहेगा, क्योंकि जो निकलते हैं ना उनकी बहुत बड़ी मजबूरियां होती है, तब वो जाके सिटी में रहता है। एक कवि ने बड़ा खूब लिखा था, सड़क तुम अब आई हो जब पूरा गांव शहर जा चुका है। जी, तो वही बिल्कुल सही है। लोग जो आए हैं अगर गांव में ही, क्योंकि जो टैलेंट शहर नहीं चल सकते अगर गांव से लोग यहाँ पर ना आए, शहर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अगर गांव में ही उतना बिजनेस बढ़ जाए तो काफ़ी चीज़ों का फ़र्क, जो फैसिलिटी अगर शहर में मिल रही है ना वो गांव में मिलनी शुरू हो जाए ना, तो कोई नहीं आसानी से बाहर निकलेगा। और गांव में इतना टैलेंट भरा पड़ा है, यहाँ सिटी में आके तो लोग पागलों जैसे हो जाते हैं। सही में जो है ना 20 साल से 40 साल से 50 साल से जो रह रहे हैं ना, और जिनके बच्चे हैं ना, तो उनके बच्चों से जब बात करते हैं और ये गांव के जब बच्चे से बात करते हैं ना, तो लगता है कि वाकई में मतलब ये कितने अभावों में जिए, लेकिन इनका टैलेंट देखो। और इनके पास सब कुछ होते हुए भी नहीं मैम, यहाँ पे टैलेंट है गर्लफ्रेंड पटाने का, 2-3 गर्लफ्रेंड। आपके एरिया में ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, ये सब होता है कुछ ऐसा? होता होगा, लेकिन हमारे घर में तो ऐसी बात नहीं होती है। और ना ही हमने ऐसा कभी देखा है, ना किया है। जहाँ मम्मी पापा ने भेजा उनके साथ रह रहे हैं। और जब 3री क्लास में थी तब सगाई हो गई थी। 3री क्लास में सगाई हो गई थी? जी। एंगेजमेंट मेरे, वो भी मेरे नाना जी ने मतलब पसंद करके आ गए कि नहीं, और मम्मी को बता दिया कि तेरी बेटी है बड़ी वाली, उसकी सगाई मैंने इनके साथ कर दी है। तो वो उधर मना भी नहीं कर सकते। मतलब बाल विवाह हुआ है आपका? बाल विवाह नहीं है, मेरी एंगेजमेंट जो बाल एंगेजमेंट है। वो हो गई थी। ओके, तो जब पता चला आपको सगाई हो गई, फिर आपने क्या कैसे रिएक्ट किया 3री क्लास में? नहीं बोला पढ़ने तो दो पहले? नहीं, उस टाइम तो बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि वो नए नए गहने आए थे पहनने के लिए। अच्छा, ओके, वहां से परिवार से वो कपड़े आए थे। तो उस टाइम तो वो बच्चे थे। तो वो पहन के सबके सामने गए, अरे मैं इतनी, मेरे ससुराल से आए। वो अलग ही फीलिंग थी उस टाइम। ओके, तो फिर जैसी 12th हुई शादी हो गई। कभी ऐसा लगता है आपको कि यार बहुत जल्दी हो गई यार, ऐसा नहीं इतना जल्दी होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम से हो जाए ना, बेटर है उसमें। आज के टाइम में मैं जब ये चीज़ें देखती हूँ ना, जैसे तलाक इतने बढ़ रहे हैं, और वो बढ़ किस में रहे हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जनरेशन है उसी में। उसका रीज़न ये, मुझे ये लगता है कि हम 30 साल की बेटी को अगर किसी के दूसरे घर में रहने के लिए भेजेंगे ना, तो अपने आप को वो एकदम से एडजस्टमेंट नहीं करेगी। क्योंकि हम उनको पास में रखकर इतनी फ्रीडम दे देते हैं, उनको इतनी आज़ादी दे देते हैं हर चीज़ के लिए, बोलने की, घूमने की, फिरने की। कभी ये नहीं सिखाते हैं कि किसी के साथ एडजस्टमेंट होता कैसे है।
तो इतनी वो फ्रीडम में बच्ची जब किसी के घर जाती है ना, एकदम से एडजस्टमेंट नहीं करती है, वो फिर अपनी शर्तों पे जीती है। वो फिर वो वैसा नहीं करेगी जैसा उसका हस्बैंड कह रहा है या जैसे उनके सास ससुर कह रहे हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मेरा कहना मानेगा वो मेरे साथ रहेगा। तभी तलाक होते हैं। बिल्कुल। और पहले के टाइम होता क्या है कि जब 17-18 लास्ट टू लास्ट 20 साल 21 साल लड़की दूसरे घर चली जाती थी, और पीर वाले भी यही बोलते थे कि बेटा वहाँ से कभी मतलब रूठ के वापस मत आना। बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करके मेरे घर मत आना। और कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेनी चाहिए अगर गृहस्थी चलानी है तो। बोलते हैं ना, लड़कियों को फ्रीडम होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए। सारी चीज़ें अपनी शर्तों पे क्यों करनी है? कुछ चीज़ें उनकी शर्तों पे कर लो ताकि घर बस जाए, परिवार बस जाए। अगर वो करना ही नहीं है तो फिर साधु बन जाओ, क्यों किसी को परेशान कर रहे हो? कहीं हम किसी सोसाइटी के बीच रह रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। सारे रूल्स हमारे नहीं चल सकते। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें टाइम से हो जाएं तो अच्छी बात है। तो ज़्यादा समझदार नहीं होती है बेटी, अगर ज़्यादा दुनियादारी वो नहीं देखती है ना, तो वो ससुराल वालों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरे सास ससुर है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब 30 साल के बाद उसको लगता है कि क्या है, सब कुछ तो मैं ही हूँ। लेकिन 20 साल की उम्र या 18 साल की उम्र में वो उनको इतना नहीं लगता है कि मैं इनके अगेंस्ट जाके कुछ कर सकूं। और 30 साल के होते होते उनकी पूरा परिवार सेट हो जाता है, तब तक बच्चे हो जाते हैं। फिर उनको अपना घर ही लगता है कि नहीं, यही मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। पढ़ाई तो आप बाद में भी कर सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है। और नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपका हस्बैंड आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, आपको खुश रख रहा है, तो उसके अगेंस्ट जाके करना ही क्या है? क्यों बाहर जाना है? पर ये तो बाद में, अगर मानो कि हस्बैंड, मतलब लड़कियां जो सोचती हैं कि कुछ लड़कियां ये भी सोचेंगी ना कि यार अगर मेरा हस्बैंड मुझे खुशी नहीं रख रहा या वो घर पे लड़ाइयाँ ही कर रहा है, तो अगर मैं एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होंगी तो मैं अपने लिए एटलीस्ट कुछ बात कर रख पाऊंगी, या मैं अपनी इंडिपेंडेंस से कुछ चीज़ों को सही भी कर पाऊंगी। या अगर उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है तो मैं आधा प्रेशर मैं ले लेती हूँ, मैं भी पैसे कमा के देती हूँ और जिम्मेदारी मैं भी उतनी निभाती हूँ और हम इक्वली चलें। तो आप वो चीज़ें दोनों रजामंदी से होती है ना, ऐसे थोड़ी है कि नहीं मैं ही सब कुछ करूँगी। हस्बैंड, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सपोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मतलब कोई होगा जो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। अगर आप में कुछ है, स्किल है, आप कुछ कर पा रही है, करते हैं ना। दोनों की अगर खुशी से, दोनों की सहमति से अगर काम करें तो उसमें और भी अलग ही बात है। मुझे लगता है कि जिस टाइम मेरे जब जैसे 12th करते शादी होगी, उस टाइम मैं लड़ाई करके बैठ जाती ना कि नहीं मुझे तो वही बनना है और वही करना है, मुझे कॉलेज जाना है, मेरी अभी लाइफ ही क्या है, मैंने क्या ही देखा है, तो शायद लंबा नहीं चल पाते हम। पर क्या पता आप डॉक्टर बन जाते जो आपका सपना था। डॉक्टर नहीं बनी तो कुछ न कुछ तो बनी हूँ ना। क्या पता वो भगवान हमें कुछ और ही बनाना मंजूर है उनको, तो कई चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो वैसे ही कुछ बनने के लिए कुछ सपने भी तो त्यागने पड़ते हैं। उस टाइम हो सकता है कि हमें बहुत बुरा लगे, हमें ऐसा लगे कि मेरी लाइफ ही बर्बाद हो रही है, या मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा फ्यूचर किधर जा रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद
वापस चीज़ें मिलती भी तो ना। उन चीज़ों को अगर नहीं छोड़ते हैं, उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर हम दूसरी चीज़ कैसे पकड़ पाएंगे। भगवान एक हाथ में हम कुछ ले रहे हैं और भगवान इतना दे रहा है कि हम दोनों हाथों में नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसको तो नीचे गिराना पड़ेगा ना, जो हाथ में है उसको। आप लव मैरिज में मानते हो या अरेंज मैरिज में? अरेंज मैरिज। वो क्योंकि माँ बाप की चॉइस कभी, मतलब वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटा की या मेरी बेटी की ज़िंदगी किसी गलत आदमी के साथ बीते। और हम में वो इतनी क्षमता है या इतनी समझ नहीं है अभी तक कि हम सही चीज़ें डिसाइड कर पाए जितनी उनको न है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, इतनी उम्र बिताई है, तो बहुत कुछ सीखा भी है ना। तो लोगों को कैसे परखना है वो चीज़ें हमें थोड़ी मालूम है। हम 20 साल की उम्र में कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये बंदा मेरे लिए राइट है, जो 50 साल का माँ बाप हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। इमोशंस, प्यार, माँ बाप ही तो करते हैं ना, और उनसे बढ़कर शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो बोलते ना, मेरी तकदीर लिखने का हक अगर मेरी माँ को होता तो मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता। वाह। तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपके लिए बुरा करने का सोच सकती है, नज़दीक से नज़दीक कुछ कोई भी, लेकिन आपके माँ बाप कभी नहीं बुरा चाहेंगे कि मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो। तो मेरा तो यही मानना है कि नहीं, अपनी चॉइस से ऊपर माँ बाप की चॉइस रखी जाए तो बेटर है। पर आपको लगता है कि जैसे माँ बाप भी थोड़ा बहुत देखेंगे, जैसे अगर पता चलता है कि अरे पड़ोस का बच्चा है, वो देखेंगे थोड़ा, इससे अच्छा आप उनकी रजामंदी से अगर कुछ करें ना तो कोई नहीं, पर क्या लेकिन पता उसके अगेंस्ट जाके आजकल के गवर्नमेंट के रूल भी देखो आप। हाँ। प्रोटेक्ट कितना उनको देते हैं कि आप बेटा शादी करके आ गए तो ठीक है, हम आपको सिक्योरिटी हम आपको देते हैं, आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा। और कई लड़कियां तो मतलब एक बार मैं कोई इनविटेशन देने के लिए गई थी थाने में, तो उधर 2 आए थे, लड़का लड़की शादी करके आ गए माँ बाप के अगेंस्ट, घर से भाग के। उस लड़की को मैंने देखा, मैंने कहा बेटा मैंने तुझे देखा था कहीं? तो उन्होंने बताया कि मैम आप उस कॉलेज में आए थे ना, तो मैं थी वहाँ। मैंने कहा क्या मजबूरियाँ रह गई आपको जो जाके शादी कर रहे, कि हमारी लव मैरिज है। और फिर उनके माँ बाप आए तो वो बाप को बोल रही है मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो माँ बाप का घर क्या कोई सराय है जो आप रुक लिए, जब जितने मर्जी हुई, जितने दिन खाना था खा लिया, जितना उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, आपके ऊपर कुछ खर्च किया है, तो उनका हक नहीं बनता है कि आपको वो कुछ बोले। बच्चे कहते हैं आजकल आपका फर्ज है, सब कर रहे हैं। वही तो बोल रही है ना, संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि बेटा क्या गलत है क्या सही है। और जो लव मैरिज करके जा रहे हैं ना, उनकी शादियाँ टिकती भी नहीं है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के साथ भी खुश नहीं। और पहले की देखो, हमारे जो दादी नानी की जो पीढ़ी है, उसमें चाहे वो लंगड़ी है, चाहे उसमें समझ कम है, चाहे वो अंधी है, फिर भी दोनों की खुशी खुशी से ज़िंदगी कट जाती थी। आजकल के दोनों इतने एडवांस, फिर भी थोड़े टाइम के बाद नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम? बिकॉज ना ये जो टॉपिक है, मैं क्यों इस पर इतना स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू जो है ना, लोगों को पैसे से ज़्यादा अपनी शादी की चिंता हो गई है। कि शादी मतलब, बिकॉज अगर मैं अपना बताऊँ, मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फैमिली से है, मतलब वो चाहता है कि भाई बस एक लड़की हो, बिजनेस वेल सेटल्ड है, पर उससे सब, अब जिसके साथ वो बात कर रहा है
जिसके साथ वो अभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको कह रही है कि पहले तू अपने घर में अपनी बड़ी बहन की शादी कर, मैं फिर आऊंगी तेरे पास। वही तो, बहन ही नहीं निकल रही है ना, 30 साल तक बैठी है। बहन भी नहीं निकल रही। तो आपको क्या लग रहा बहन है? का भी कुछ प्रॉब्लम होगा कि तो आपको क्या लग रहा है, प्रॉब्लम लड़कों में आ रही है यहाँ पे अभी के जो सिनेरियो में, या आपको लग रहा है लड़कियों के एंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम घर के माहौल में आ रही है। अगर माँ बाप के पैरों में अगर एक जूता होता ना, तो ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आती। वो शायद कहीं ना कहीं वो भूल गए हैं। माँ बाप भूल गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि पहले लड़कियों को ऐसा फील होता है कि दबाया गया, तो अब वो अपने मे बी राइट्स के लिए खड़ा होना चाह रही हैं? आपको ऐसा नहीं लगता? जैसे पहले केसेस आते तो थे कि किसी हस्बैंड ने बहुत ड्रिंक किया, अपनी वाइफ को मार दिया, वो घर भी नहीं जा सकती, जैसे बोला रूठ के वापस नहीं आना, तो वो घर भी नहीं जाती थी, तो वो बेचारी पिट रही है, फिजिकली वायलेंस हो रहा है और घर भी नहीं जा पा रही। तो आपको लगता है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो जो दबी थी अब उनका उठने का टाइम आया है? ऐसा तो लव मैरिज में भी होता है ना। ऐसा थोड़ी है, लव मैरिज करके जो बैठे हैं उसमें लड़े झगड़े नहीं होते क्या? होते हैं। जब हम माँ बाप से मतलब रजामंदी से उनके कहे अनुसार जिस घर में जाते हैं ना, तो फिर वो वापस उनका सपोर्ट भी तो रहता है ना। आज एक लव मैरिज करके आई हुई बेटी वो पियर नहीं जा सकती, वो अपनी प्रॉब्लम्स माँ बाप को नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती, और ना ही उनके फेवर में भाई और माँ बाप आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी लड़कियों को देखा है। फिर उनको तो और एडजस्टमेंट करना होता है ना। बाकी होता क्या, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मम्मी को बता देती है, पापा को बता देती है, और फिर सास ससुर भी तो उनके सपोर्ट में रहते हैं। उनको बोलते हैं तो वो बोलते हैं ना, अपने बेटे को बोल सकते हैं। लेकिन अगर लव मैरिज करके आई है तो सास ससुर भी बोल देंगे अपनी मर्जी से आई संभाल इसको। वो भी तो हो सकता है। अच्छा, सास को खुश कैसे रखते हैं? ये राज भी बता दो रेसिपी के साथ साथ। जैसे जिस माँ को छोड़ के आए वैसे इस माँ को मानो। मेरी सास तो अपनी बेटियों से बढ़कर मुझे रखती है, और सब बोलते भी है कि जितना लाड अपनी बेटियों से नहीं किया उतना बहू से कर रहे। और मेरी सास बोलती है, बेटियों को तो मैंने जन्म से ही देख लिया, लेकिन बहू को मैंने 20 साल के बाद देखा है। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके आप घूंघट होता है आज भी? हाँ, मैं खुद भी रखती हूँ, मेरे ससुर जी से रखती हूँ, सास से रखती थी मैंने 10 साल रखा, अभी 2-3 साल हुए थोड़ा हटा लिया। तो कभी ऐसा नहीं लगता ससुर जी के सामने थोड़ा सा ऊपर कर लें? नहीं, वो हिम्मत होती नहीं है। ससुराल जाते हैं ना, गांव में भी जाते हैं ना, स्टेशन आते ही यहाँ तक घूंघट आ जाता है ऑटोमेटिकली। घूंघट से क्या होता है? यही है कि उनके सम्मान के लिए। आजकल क्या है, जैसे जैसे घूंघट हटे हैं ना, लड़ाई झगड़े भी खूब बढ़े हैं। घूंघट रहता है बीच में तो थोड़ा सा वो रहता है कि हम डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं बोल सकते। एक तो मैं आपसे एकदम से बात कर रही हूँ, और एक थोड़ा सा अगर उसमें मतलब जैसे उम्र में बड़े होते हैं उनसे घूंघट रखा है तो डायरेक्ट जाके कुछ नहीं बोल सकते, तो वो बातें इतनी बिगड़ती भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर हम डायरेक्ट किसी से, जेठ से या ससुर से बात कर रहे हैं ना, तो हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो जाके फटाफट बोल दिया आपके ये हो गया, ननद ने कुछ कह दिया तो वो जाके बोल दिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी कम करती है कि भी रहने दो, हम तो ससुर जी से बात भी नहीं करते, तो बोल के। कभी ऐसा हुआ उन्होंने कुछ बोला हो, आपने मना कर दिया हो, अभी मैं करती हूँ बता, ऐसा कभी हुआ है कुछ? नहीं, ऐसा
अगर कुछ बोल भी देते हैं ना तो चुपचाप सुन लेते हैं। डांट भी दिया तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बेफालतू में डांट दिया यार, तो कोई बात ही नहीं थी? नहीं, मतलब मेरा मानना है कि रोकने टोकने वाले चाहिए घर में। अगर वो नहीं है ना तो हम शायद कहीं भटक जाएंगे। कोई हमसे बड़ा अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। बाहर से आप कभी देखो, कोई किसी ने आके बोला क्या आज तक जिंदगी में कभी किसी ने आपको कुछ बोला क्या? अगर बाहर से किसी ने बोला भी है तो यही बोलेंगे, ले थोड़ी सी सिगरेट पी ले, थोड़ा सा ये पी ले, थोड़ा सा ये खा ले। रोकेंगे कौन? जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारी भलाई चाहते हैं। तो जितना हम अपने बुजुर्गों की, हम बड़ों की छत्र छाया में रहेंगे ना, तब तक आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। क्या बात है, क्या बात है। ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में और स्पेशली शहर के हर घर में माँ बाप बोलेंगे पहले आप इनको देखो, इनकी बात सुनको और मेरे सामने बैठो। बहुत सुंदर। मैम मुझे अब ये बताओ, आपकी पूरी जर्नी जानी, आपके थॉट्स जाने, आपके विचारों को जाना, जो कि बहुत ही प्योर थे और जो ट्रांसपेरेंसी, मैं आज आपसे पहली बार मिला हूँ और मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे आप वीडियोज़ में हैं वैसे ही आप सामने भी हैं, विच इज़ जो बहुत कम होता है लोगों में। ये होना चाहिए। यही होना चाहिए इंसान को, है ना, आस्तीन के सांप की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, कि भाई आप पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और। बिल्कुल नहीं। अब आगे मतलब जब तक अब ये लोग एपिसोड देख रहे हैं वो ऑब्वियसली आपकी विचारधारा को जान चुके हैं। अब आगे क्या है वो जानना चाहते हैं कि सीधी मारवाड़ी अब आगे कहाँ जाने वाली हैं, आगे आपका प्लान क्या है, बिकॉज आप आगे का पहले सोचते हैं फिर आज आप कुछ काम करते हैं, तो आपका आगे का एम क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम हमारे जो प्रोडक्ट है उनके आउटलेट्स है वो बढ़ाने में लगे हैं। हमारी 20 के करीब आउटलेट फाइनल हो चुके हैं और 6 लॉन्च हो चुके हैं। वाह, उस पर एक फोकस है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी महिलाओं के लिए, ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, जो इस समाज को कुछ वो देखकर जाएं, कुछ बेहतर बने, सबके लिए प्रेरणा बने, कुछ अच्छा काम करे ज़िंदगी में। आने वाली जनरेशन को हम कुछ ऐसा देखकर जाएं ताकि वो हमारा थैंक्स कर सके, ना कि ये चले गए तो बस आफत गई है इधर से। वैसा नहीं होना चाहिए। होते हैं ना कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके मरने पर खुशी मनाते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानवर, वैसा तो वो तो आए तो इस धरती पर जानवर भी है ना, वो भी आए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया, लेकिन हम उनसे थोड़ा अलग है। खुद को बेहतर बनाओ, आपसे जो जुड़े हुए लोगों को थोड़ा बेहतर बनाओ, समाज को बेहतर बनाओ, और कुछ ऐसी चीज़ें देख कर जाओ जो आपको याद करें जाने के बाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के पूरे एपिसोड में आपके साथ बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके विचार लाखों लाखों लोगों तक पहुंचने हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी रोल मॉडल हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी बुलाना चाहिए और उनको नेशनल टेलीविज़न पे आपके विचारों को सामने रखने चाहिए, क्योंकि एक वर्ग जहाँ पर मैं इसको ज़रूर मानता हूँ कि जो पहले लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर साथ ही में लड़की और लड़के दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी इक्वली निभाना चाहिए, ताकि एक रिश्ता तो बने। आजकल डिवोर्सेस इतने हो रहे हैं, अच्छे अच्छे घर से बच्चे शादी नहीं कर पा रहे, और ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़की और लड़की की नहीं है, उनके परिवार के लिए भी बन जाती है, चाहे वो भाई हो चाहे उनके पिता या माता पिता हो। तो आपके इन विचारों के लिए थैंक यू। जाते जाते कोई राजस्थानी म्यूजिक आप सुनाना चाहेंगे? म्यूजिक वैसे मैं मतलब गाने सुनती रहती हूँ। कोई फोक हो जाए? मतलब गानों में भी मेरा फोकस रहता है कि मैं हमारे जो भजन है उनको सुनती हूँ, कथाएं हैं, भजन है, वो चीज़ें सुनती हूँ। मतलब कोई भजन की 2 लाइनें हो जाए, आपकी ऑडियंस आपसे सुनना चाहेगी। जी।
चालो रे भाईड़ा आप हरि गुण गावा, चालो रे भाईड़ा आप हरि गुण गावा, कलयुग में सतयुग लावा, सतयुग लावा, आप राम गुण गावा। वाह, कलयुग में सतयुग लावा, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। राम राम सा। राम राम जी।